अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के पार्लिमानी जमातों के एजाज़ में अशाइया तकरीब इस वक्त इस्लामाबाद में चल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शहरी रहमान शरीक हैं। JUIFA के मौलाना फजल रहमान की बजाय उनके साहबजादे असद रहमान अशाइये में मौजूद और आज़ाद रुकन असम्बली मोहसिन दावड़ भी इस अशाइये में शरीक हैं। अशाइये में सिर्फ पार्लिमानी जमातों को मदऊ किया गया। यही वजह है कि मौलाना फजल रहमान शरीक नहीं हुए। पहले यह बताया जा रहा था कि ऑपोजिशन लीडर के अशाइये में ज़ेरे बहस PDM की कोई बात नहीं आएगी, मुस्तकबिल की पार्लिमानी सियासत की बात होगी, ना कि PDM की। शाइये में बजट इजलास से मुतल्लिक ऑपोजिशन का मुतफ़क्का लाहे अमल ज़ेरे बहस आएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले ताज़ा तरीन खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने ऑफिशियली एक बार फिर दावत दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और ANP को कि वो PDM का हिस्सा बने। हमारे ज़राए बताते हैं कि ANP किसी सूरत PDM के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर ऑपोजिशन के साथ बैठने को तैयार नहीं, जबकि हमारे ज़राए जो शाये में मौजूद भी थे उनका ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है। पीपल्स पार्टी को वक्त दरकार है। जब तक PMLN सूरत हाल बेहतर नहीं करती तब तक PDM का हिस्सा पीपल्स पार्टी भी नहीं बनने को तैयार। आज ही नाज़रीन पंजाब असम्बली में चौधरी निसार अली खान भी हल्फ उठाने के लिए पहुंचे, मगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अदम मौजूदगी की वजह से हल्फ नहीं उठा पाए। नजरियाती तौर पर शहबाज शरीफ और चौधरी निसार हम पल्ला हैं, दोनों मुफाहमत के कायल हैं और दोनों का सियासत में मुतहर्रिक होना बहरहाल एक बड़ी डेवलपमेंट तो ज़रूर है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का नज़रिया भी वही है कि जो शहबाज शरीफ का है। इस सियासी पेशरफ्त और तरीन ग्रुप को लेकर हुकूमत पर एक दबाव तो है, मगर गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म कोर कमेटी के इजलास में दो टोक अल्फाज में शुरा से मुखातिब हुए। अगर किसी को हुकूमत गिराने का शौक है तो इसे आजमा के देख ले, इसे पूरा कर ले। हुकूमत किसी प्रेशर ग्रुप के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। रियासत पाकिस्तान में सियासत चूँकि सांप सीढ़ी का खेल है नाजरीन, सो ये खेल तरक्की और तनज़्ज़ुली के तमाम मराहिल अपनी तर्ज पे तय करता है। सियासत एक बार फिर धूबधू महाज आराई की उस कैफियत में है जहां वज़ीर आज़म भी जानते हैं कि उन्हें दर हकीकत ख़तरा किससे है और मुकाबिल का फरीक भी जानता है कि सियासत की ये जंग जीती कैसे जा सकती है। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने ISI हेडक्वार्टर्स का दौरा भी किया। ISI हेडक्वार्टर्स के दौरे से पहले वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक और बड़ा इजलास हुआ। 48 घंटों में 2 बड़े इजलास। दूसरा इजलास जहांगीर तरीन गुज़िश्ता 2 साल से कानूनी जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनके ग्रुप का मुतहर्रिक होना, इससे कैसे निपटा जाए, आगे का लाहे अमल क्या है, ये कल इमरान खान साहब की कोर कमेटी में ये डिस्कशन हुई। सियासत के इस पुरखतर खेल का हिस्सा कौन है, खान साहब किस प्रेशर ग्रुप को मुखातिब कर रहे हैं, हिस्सेदारी बराबर है, इसी हवाले से बात करेंगे। सेनेटर फैसल वाउडा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो बताइएगा इमरान खान किससे मुखातिब हैं, क्या बाकी पैगाम जो समझ रहे हैं सुन रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मेरे साथ इमरान खान साहब बड़े क्लियर हैं। जितने भी माफियाज हैं जो जजों को फ़ोन करके आज तक फैसले बदलाते रहे, जो इस मुल्क में चोरी करके 9-9 साल के करके जाते रहे फैसल साहब, और यहाँ से दिल का दौरा पड़ने में मुल्क से भाग गए और फिर वो PDM का एक प्लेटफॉर्म बन जाता है। और प्रेशर ग्रुप या तो जहांगीर तरीन की सूरत के ग्रुप के अंदर है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, JKT ग्रुप के अंदर आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बेशतर लोग जो उधर हैं वो किसकी आशीर्वाद से गए हैं, वो क्यों उधर बैठे हुए अभी तक, आप बेहतर जानते हैं। देखिए, मैं समझता हूँ मेरे साहबा कि जहांगीर तरीन ग्रुप को ग्रुप कहना मेरा मुनासिब नहीं होगा। एक फैमिली है और आप ग्रुप नहीं कह रहे, वो अपने आप को खुद ग्रुप कहते हैं। वो जो भी कहें, लेकिन हमारे लिए तो वो तरीके इंसाफ है। और मैंने जैसे पहले कहा था कि आप डिनाइल में हैं। कोई डिनाइल में नहीं, आप देख लें, आपके सामने। ये कैसा ताल्लुक है सर जिधर वो अपनी शनाख्त खुद करने के ऊपर हैं और आप डिनाइल में बज़िद हैं कि ये तरीक़ेकार में आपको डिफरेंसेस हो सकते हैं। मैं आपसे इस कुर्सी पे बैठ के बात करूं, मेरा राजा रियाज हो, लंगड़ेयाल साहब हो, दीगर मुशीर वजीर आला हो, वो सब कहते हैं और अभी तक कहते हैं कि हमारा ग्रुप एक हकीकत है, 2023 तक हकीकत रहेगा। कल इसका एक और अहम इजलास, कल JKT ग्रुप का, नॉट PTI, JKT ग्रुप का अहम इजलास और डिनर कल होने जा रहा है। डिनर होने वाला है, मुझे आप बता दें, मैं भी चला जाऊंगा। मेरी पार्टी का डिनर है और जहांगीर खान तरीन साहब बड़े ज़बरदस्त मेहमान नवाज है। So that's how it is। आप गेट क्रैश करेंगे? गेट क्यों क्रैश करूंगा भाई, घंटी बजाऊंगा। मेरे लिए दरवाजा आपको दावत दी गई है, आपको कोई पैगाम आया है? मुझे अपने घर में जाने के लिए दावत की जरूरत नहीं। जहांगीर खान तरीन मेरा पहले भी बड़ा भाई था, आज भी बड़ा भाई है। मेरी पार्टी है, मेरी पार्टी के मैं किसी के घर में भी जा सकता हूँ, वो मेरे घर में आ सकते हैं। और मैं तो जब लोग छुप के बात करते थे जहांगीर खान तरीन साहब से, मैं उस भी उनसे बड़ा खुल के बात करता था। इमरान खान साहब इमरान खान साहब ने घुटने तो टेक दिए ना सर?
लोधड़ा का डीपीओ तब्दील हो गया। आप तो कह रहे थे पूरा ग्रुप एक एसएचओ की मार है, इधर आपको डीपीओ उनके कहने पे लगाना पड़ गया। वैसे मफरूजों पे ना सियासत ना तज्जिया करें। मफरूजों पे सर, मफरूज है उनकी ना, डिमांड जहांगीर खान तरीन क्या पता नहीं कोई डाकू है या वो कोई दरख्त काटने की फैक्ट्री लगा के ट्रकों में डाल रहा है कि उसको डीपीओ की जरूरत पड़ गई और इमरान खान साहब को कोई काम नहीं, वजीर आजम वो कह रहे हैं कि वो डीपीओ दरख्त कट रहे हैं, उसको डीपीओ को ट्रांसफर कर दो। क्यों उस्मान गुलजार साहब राह रास्ते काम खुद नहीं कर सकते? पूरा पंजाब मैनेज एक टेलीफोन कॉल से इमरान खान ही कर रहे हैं। देखिए इमरान खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव है, उनका प्रोगेटिव है, जिसको चाहे फोन करें, जिसको चाहे चलाएं, जिसको चाहे रखें, जिसको चाहे निकालें। ना इमरान खान साहब को कोई मशवरा दे सकता है, मशवरा दे सकता है, उनका सुनना ना सुनना उनका प्रोगेटिव है, रखना ना रखना उनका प्रोगेटिव है। पूरी दुनिया कोशिश कर ले बुज़दार को हटाने की, इमरान खान साहब को नहीं हटाना, कोशिश कर ले इमरान खान साहब को नहीं हटाना, वो नहीं हटाएंगे। अगर इमरान खान साहब हटाना है, पूरी दुनिया कोशिश कर ले उसको रखने के लिए, तो वो हटा देंगे। ये इमरान खान साहब का प्रोग्राम है। साहब के खिलाफ इदारा जाती रेजिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए ये क्या सराइयां हैं, कुछ क्या सराइयां आ जाती हैं। अगर आर्मी चीफ को कोई बात करनी है, हम बराह रास्त इन ऐसी मीटिंग्स में बैठते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशंस होती हैं, तो ये ना कहिए कि ये आपका टेलीविजन के लिए ये कहना सही है। देखिए मुझे आपके स्टूडियो में कुछ चीजें पसंद है, कुछ चीजें नहीं पसंद है, मेरी राय हो सकती है, मुसल्लत नहीं कर सकता मैं आपके ऊपर। मगर स्टूडियो अगर आपके बलबोते से बनाया और खड़ा हुआ हो तो फिर मुझे मानना पड़ेगा। फिर 25 साल नहीं लगते मुझे बनाने के लिए, खड़ा करने के लिए 25 साल नहीं लगते। डीपीओ लोधड़ा आपने तब्दील कर दिया उनके कहने पे, उनकी डिमांड थी, रिकॉर्ड कह रहे थे, आप उससे भी इंकारी हैं। आप कहते हैं, आप सुन लीजिए फैसल साहब, आप कहते हैं आप प्रेशर नहीं ले रहे। जब यही काम प्रेशर में तब लेता अगर हम अपनी चीजें रिवर्स कर लेते, इंक्वायरी बंद कर देते। हमारा मानना यह है कि इल्जाम है, अल्लाह करे वो धुल जाए, धुलेगा हम कंधे पर रख के लेके आएंगे, नहीं धुलेगा जो भी इंसान होगा ABCD वो जेल जाएगा, सिंपल है। 48 घंटों के अंदर 50 से ज़ायद मुलाकातें पिछले हफ्ते वज़ीर आला ने की, उसके बाद 1 घंटा मुख्तस कर दिया इन सब नाराज़ अरकान से मिलने के लिए रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर। आतिफ खान और शहराम तरकई और अली मोहम्मद खैबर पख्तूनख्वा के ये काम करते हैं तो उनको तो शो कॉज नोटिस भी नहीं दिया जाता। क्या मतलब? गॉन, वजारत से आउट ऑफ द वजारत। उसके बाद साल बाद उनको री इंडक्ट किया जाता है। आपके पास इनको शो कॉज नोटिस की देने की भी हिम्मत नहीं है। आजाद तो हमारे ही नहीं ना, आउटराइट आपको चैलेंज कर रहे हैं। आजाद हमारी सियासी जद्दोजहद के अंदर सर आपकी पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने कि नहीं? पार्टी ज्वाइन की है कि नहीं? जो आजाद भी जीत के आए हैं पार्टी ज्वाइन की है। आजाद जितने भी उम्मीदवार हैं या जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। वो खुद बार-बार कह रहे हैं 2023 तक हम JKT ग्रुप का हिस्सा कहलाएंगे। वो ये तो कह रहे हम सारी जिंदगी कहलाएंगे। फैसल वाडा ग्रुप भी है कोई? मेरी कंपनी का नाम है। अच्छा ठीक है। मेरा ग्रुप एक ही है, इमरान खान। मेरा ग्रुप तो इनका नहीं है ना सर मसला ये। अब आप डिनाइल में रहे तो उसका क्या कर सकते हैं? कोई फर्क देखिए, कोई आपको देखिए एक और बात समझाते हैं। नवाज शरीफ की पार्टी से बेनजीर पीपल्स पार्टी मिल सकती है, गालियां दे सकती है, असेंबली में एक दूसरे कपड़े उतार सकते हैं, बराना कर सकते हैं, बेइज्जत कर सकते हैं, फिर खाना खा सकते हैं। शहबाज शरीफ चौधरी निसार को मिलकर मरियम नवाज को साइड लाइन कर रहा है, उठा के बाहर फेंकने वाला है, उसका हमजा का प्रेशर है, एक पावर ग्रुप बन रहा है। वो हेडलाइन नहीं है, वो डिस्कशन नहीं है, वो मसला नहीं है। मेरी पार्टी का आदमी एक जमहूरी तरीके से, एक ज्यादा तरीके से ओपनली ख्वाहिश कर लेता जहांगीर तरीन और उसके साथ के लोग, मेरी पार्टी के, मेरी फैमिली मेंबर्स अपने वजीर आजम से, हमें उसको इतराज होता है। हम कहते हैं आप कमरे के अंदर बात करें, कमरे के अंदर बातें रिजॉल्व भी आती है, सॉल्व भी आती है, रेजर्वेशन क्लियर भी आती है। जहांगीर तरीन खान साहब, जुल्फी बुखारी, आमिर कियानी इल्जामात की जद में उन्होंने सबने फेस करें ट्रायल, कामयाब होंगे इंशाल्लाह, क्लियर होंगे, वापस कंधे में बैठ के आएंगे, नहीं होंगे जेल जाएंगे। ये अप्लाई नवाज शरीफ पे होता है, ये अप्लाई पीपल्स पार्टी पे होता है। हाँ, पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ के केसेस के अंदर ये जरूर होता है कि हम दर्द लेकर उनको जेलों में कन्विक्शन के बाद मुल्क से बाहर भेज सकते समेत, मेरी गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट समेत हम केसेस इधर से उधर कर देते हैं। हम रेमिटेंसेस आई भी शहबाज शरीफ की, उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको मुल्क से जाने की इजाजत देने की लड़ाई कर लेते हैं। जस्टिस कईयों को फोन पे चेंज करवा लेते हैं, सैफुर रहमान से नैब में किसी को पकड़वा लेते हैं, किसी को फंसा लेते हैं। 35 साल में जो नैब ने 35 साल में जो नैब ने नहीं रिकवर किया, वो 3 साल में उससे 10 गुना ज्यादा रिकवर किया। फिर भी हम बुरे हैं। इमरान खान माफिया से लड़े तो बुरा, जहांगीर तरीन अगर अपनी रिपोर्ट में क्लियर हो जाए तो कहेंगे डर गए, अगर उसको पकड़ लिया तो आप कहेंगे कि विक्टिमाइज कर रहे हैं। हमें आप किसी चीज में जीने नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि इमरान खान की फैक्ट्री नहीं है, शुगर मिल नहीं है, उसका बेटा डंडा नहीं चला रहा, उसका बेटा हाकिम नहीं है जगह का, उसकी फैक्ट्रियां नहीं है, उसके ऊपर केसेस नहीं है, वो मुझसे भागेगा नहीं, वो भगौड़ा नहीं है, वो एग्रीमेंट नहीं करेगा, वो फौज के मुखालिफ नहीं है, जजेस के मुखालिफ नहीं है, अपने इदारों को ऑटोनमस इंडिपेंडेंट काम करने देना चाह रहा है। इसलिए इमरान खान इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय दिस क्रिमिनल क्रुक माफियाज एंड वी विल क्रश these criminal mafias by all means. Is Imran Khan still acceptable to the establishment?
व्हाट? एस्टैब्लिशमेंट के लिए एक्सेप्टेबल है या लैक ऑफ बेटर ऑप्शंस की वजह से इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा? एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। किसके कि वो इमरान खान साहब की मुल्की सियासत में या जीकेटी ग्रुप के अंदर? देखिए जी, उनका किसी दे आर नॉट पार्टी टूर, व्हाई शुड वी ब्रिंग देम इन? दे आर नॉट पार्टी टू एनीथिंग। दिस इज बिकॉज़ दिस इज द नैरेटिव ऑफ नवाज शरीफ। हम उसको क्यों बाय करें? हम उसको तो एक सवाल, सब सवाल, वो जो आप पिछले हफ्ते करके हवा निकाल रहे थे इनकी और एसओचओ की मार जब लगवा रहे थे, तब हवा किसने निकाली थी? आपका इशारा किसकी तरफ था? आप मुझे क्यों जाती हैं बहन के मैं अपने देखें मेरे ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए मेरी पार्टी के मेरी फैमिली मेंबर्स ने, मैंने जवाब दिया। मेरी फैमिली थी ना, कोई और पाकिस्तान में कहता उड़ा के रख देता। और कल गेट क्रैश भी करने जा रहे हैं। गेट क्रैश क्यों करूंगा भाई? मैं अभी तरीन साहब अच्छा, अगर मुझे इजाजत दीजिए क्विकली, हमारे साथ ग्रिल्ड फिश मुझे वैसी बात पसंद है, मैं जा ही खा सकता हूं। दो एनालिस्ट मौजूद हैं हमारे साथ क्विकली, फहद हुसैन साहब, मोहम्मद मालिक साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फहद हुसैन साहब, फरमाइएगा कि पहले तो ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ एक फ़कत पार्लिमानी पार्टीज का इजलास है, नॉट टू रीड टू मच इनटू इट, मगर बिलाखिर हुआ वही, दावत भी दी गई। क्यों अंडरप्ले किया जा रहा था? जी मेहर नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, जो इसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस है वो ये कि ये पहली बार जब से पीडीएम के अंदर मसाइल हुए और फिर वो गैर फाल हो गई, उसके बाद ये पहली बार एक बाकायदा जो है वो रीच आउट है पीएमएलएन की तरफ से। जाहिर बात है पीएमएलएन के अंदर भी एक डिबेट हुई थी और उस पर बाद में दो नुक्ता नजर जो है वो भर कर सामने आए थे। एक नुक्ता नजर जो था, एक स्कूल ऑफ थॉट था, उसने कहा था कि जी पीपल्स पार्टी ने हमारे साथ ज्यादती की है, इसलिए पीडीएम में जो कुछ हुआ, स्कूल ऑफ थॉट जो है उसमें अब ये भी ओपिनियन सामने आना शुरू हो गया था कि शायद हमें इसको किसी और तरीके से हैंडल करना चाहिए था और इतने इस तरह के शो कॉज नोटिस शायद नहीं देने चाहिए थे। तो इस डिबेट की रोशनी में अब शहबाज शरीफ साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के तौर पर उसको बुला रहे, लेकिन असल सिग्निफिकेंस ये कि पीपल्स पार्टी के साथ बाकायदा जो है वो एक बातचीत होगी और मेरा ख्याल है कि कुछ थोड़ा सा मेल्टिंग ऑफ जो स्नो है वो तो जरूर होगी। मालिक साहब, आपका क्या ख्याल है? ये अंडरप्ले किया जा रहा था, डिड दे नीड टू वार्म अप द सिचुएशन अ बिट? प्रैक्टिकली है तो पीडीएम रिवाइवल ही, लेकिन उसको उन्होंने सॉर्ट ऑफ, आप कहते हैं सॉफ्ट लॉन्च है। सॉफ्ट लॉन्च मेन लोग तो वही है सारे, पार्लियामेंट्री लीडर्स, सीनियर उनके पॉलिटिशियंस, तो बेसिकली इट्स द सेम थिंग। और मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ खुद भी सस आउट करना चाहते हैं, सियासी टेम्परेचर देखना चाहते हैं कि कितना नाराजगी किस हद तक है, क्या डैमेज कंट्रोल करना। आपको पता ना कि जब रवैये थे मरीम नवाज के, जो बातें थी उससे जरदारी साहब बड़ा रिएक्ट किए, बिलावल भुट्टो बड़ा रिएक्ट किए, तो पर्सनलाइज बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हो गए हैं। सो आई थिंक अगर वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे मंगवाते तो फिर मीडिया ने सबने एकदम सवाल पूछा क्या होगा जी, क्या पीपल्स पार्टी आ रही है नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी की पीडीएम में वापस आने की भी कुछ शराइत है और दूसरे लोगों की उनको लाने की भी, लेकिन इस किस्म का जो डिनर है जिसमें सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं, इसमें किसी की कोई शर्त नहीं है। उस लिहाज से बेसिकली प्रैक्टिकली पीडीएम की मीटिंग है। क्विक क्वेश्चन, फहद हुसैन साहब, बताइएगा कि मुल्क में होते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये फैसला किया कि वो शायद का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्यों? मेरे ख्याल में उसको हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये कि वो वाकई में ट्रैवल कर रहे थे और फिर अभी वो रिसेंटली यानी कि वो पहुंचे हैं और मुमकिन है कोई लॉजिस्टिकल इशू भी हो, पहली बात। दूसरी, आई थिंक शायद इस तरह भी इसको देख सकते हैं कि क्योंकि ये पहला एक तरीके से कांटेक्ट है पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के बाद आफ्टर अ लॉट ऑफ बैड ब्लड, तो शायद उन्होंने ये मुनासिब समझा हो कि पहले एक सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप को भेजा जाए, देखा जाए कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं और अगर कुछ बेहतरी नजर आ रहे हैं कि मामलात बेहतर हो सकते हैं तो फिर सेकंड राउंड में जो है वो बिलावल साहब तशरीफ लाए। तो मेरा ख्याल है थोड़ा सा ये मालिक साहब, आपको भी ये लगता है कि वो पहले जांचना चाह रहे हैं और मेरे कुछ जराये के मुताबिक अभी इतने आराम से तो आएगी नहीं अब पीपल्स पार्टी? मेरा ख्याल है थोड़ा सा बफर जोन वो रखना चाहेंगे। आई थिंक जो उनके लोग आएंगे वो जाके जब उनको फीडबैक देखें और वहाँ के टेम्परेचर देंगे तो इट्स देयर टू देयर एडवांटेज। देखिए, पॉलिटिशियंस जितने भी पॉलिटिकल टॉप लीडर्स होते हैं वो हमेशा अपने लिए मार्जिन रखते हैं, जिसको प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी के केसेस में होता है, कहीं पे होता है अच्छा जी मैं वहाँ नहीं आ सका, लेकिन वो फीडबैक लेंगे पहले और उससे आई थिंक वो अपना एक बेहतर पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे। अगर आप वहाँ हो तो फिर आपको डायरेक्ट कई बातों का हाँ या ना में जवाब देना पड़ जाता है। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि बेसिकली प्रैक्टिकली है तो पीडीएम क़यादत की मीटिंग, ठीक है, सिर्फ नाम उसको दूसरा दिया जा रहा है। तो आई थिंक पीपल्स पार्टी। हमारे साथ मोहम्मद मालिक, फहद हुसैन साहब मौजूद थे। पीडीएम का सॉफ्ट लॉन्च हो गया है, एक बार फिर शिरकत दे दी गई है। जहाँ जेकेटी ग्रुप अभी भी एग्जिस्ट करता है, आप शुतुरमुर्ग बने या कबूतर बने, आंखें बंद कर ले, वो आपकी मर्जी है। मुझे बताइए ज्यादा खतरा किससे? टिश्यू पेपर को पानी के अंदर डाल दें, क्या होता है? क्या होता है? निचुड़ जाता है। निचड़ के फुचड़ के वही पीडीएम के अंदर अभी ये होने वाला है। ये सॉफ्ट लॉन्च इतना सॉफ्ट है कि जैसे ही पानी के अंदर जाएगा निकल जाएंगे, उठा के उसको बाहर फेंक देंगे।
अब आपके लिए कोई खतरा नहीं है? हमारे लिए पहले भी कोई खतरा नहीं था, ये तो चाट मसाला है, रेटिंग्स है। फिर मैं से आपसे कह रहा हूँ अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो चाट कैसे बनेगी? कभी आपने उबले हुए चने जो है वो पानी के साथ खाएं? दही होता है, मिर्चें होती हैं, मसाला होता है, बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर फैसल बावड़ा हमारे साथ मौजूद थे। नो थ्रेट की बात कर रहे थे। कल जेकेटी ग्रुप के अशाइये के अंदर अपने आप को सेल्फ इनवाइट जरूर कर रहे हैं, उनकी फैमिली है, कहते हैं मुझे दावत की जरूरत नहीं है। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में नेशनल अकाउंट्स कमेटी के हवाले से दावा किया है कि रवा माली साल जीडीपी ग्रोथ का तखमीना 3.94% रहेगा और ये शरह कोरोना वबा के दौरान हुकूमत की कामयाब मुआशी पॉलिसियों की अक्कास है। साबिक चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने खुशगवार हैरत का इजहार करते हुए कहा कि जीडीपी के हवाले से इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं तो हुकूमत को IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से सवाल करना चाहिए कि उन्होंने आधे तखमीने क्यों लगाए। नेशनल अकाउंट्स कमेटी का दावा जीडीपी के हवाले से अपने तखमीने से तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। माली साल के शुरू में हुकूमत ने 2.1% की शरह मुकर्रर की थी, जबकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 3%, IMF ने 2% और वर्ल्ड बैंक ने 1.5%। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस शरह को 2% पे रहने का इम्कान जाहिर किया था। मुल्की माहिरीन मुईशत भी इस नेशनल अकाउंट्स कमेटी के दावे पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं। डॉक्टर कैसर बंगाली के मुताबिक माजी के सर्विस को बुनियाद बनाकर औसत फीसद को जीडीपी में जाहिर कर दिया जाता है कि जैसे लाइफ स्टॉक का सर्वे 10 साल कबल हुआ था इस मुल्क में, मगर इसकी हर साल एवरेज निकालकर तरक्की जाहिर कर दी जाती है। डॉक्टर अशफाक हसन जीडीपी को 3% पर देख रहे थे और अगर हुकूमती इदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो ज़रात में इजाफा तो हुआ। अहम फैसलों की शरह नमू 4.65% रही, मगर ज़राई एक्सपोर्ट की बैकबोन यानी कि कपास की पैदावार मंफी 22.8% रही। कोरोना वबा के होते हुए सर्विसेज सेक्टर 2.6% के टारगेट से 4.4% तक कैसे पहुंच गए, इन्हीं अहम सवालात पे बात करेंगे। हमारे साथ फेडरल मिनिस्टर हमाद अजहर साहब मौजूद हैं। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन को मैंने सिर्फ 2 वजह से लेके आया हूँ कि जिम्मेदारी है कि कीमतें नीचे लेके आए, ग्रोथ रेट बढ़ाई। जब आप 50 लाख लोगों को 2.5 साल में अनएम्प्लॉयड कर देते हैं तो इसका मतलब है कि मईशत नहीं चल रही। इस हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा और IMF ने इस दफा सख्त रवैया अपनाया। इमरान खान की हुकूमत खत्म हो, इमरान खान घर चले जाए, हम इस IMF डील से निकले। 3 चीजें, गुर्बत, बेरोजगारी, महंगाई, तीनों में तूफान बरपा हुआ है। हाउसिंग के ऊपर तवज्जो दी, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, जो इंडस्ट्री थी स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस पे तवज्जो दी। इस हुकूमत ने इंडस्ट्रियलाइजेशन खत्म कर दी, मशीनरी इंपोर्ट कम हो गई। 3.94 जिसको लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है, इस दफा हमें ये जरूरी करना है कि एक्सपोर्ट्स रेवेन्यूज बढ़ाने हैं। पाकिस्तान की ग्रोथ खत्म कर दी है। ये 6% ग्रोथ इंशाल्लाह होगी, क्योंकि हमें पता है कि लोगों के ऊपर बोझ और नहीं डाल सकते हम। हमारी गवर्नमेंट का तो सबसे बड़ा है ही ये चीज़ कि हमने लोगों को अपनी आवाम को गुर्बत से ऊपर लेके आना है। हमाद अज़हर साहब फरमाइएगा, ये पहला मौका नहीं है कि हुकूमत की जानिब से दिए गए स्टेटिस्टिक्स को शक की नज़र से देखा जा रहा है। गुज़िश्ता साल गंदम और दीगर अजनास की पैदावार के तहत पहले बरामद फिर दरामद करने का फैसला भी हमने देखा, जिसका नुकसान एक आम आदमी को। और इसी तरह 2 माह कबल भी IMF की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि पाकिस्तान ने सरकारी गारंटीज़ के हवाले से गलत अदाद-ओ-शुमार दिए हैं और फिर यूं कर्ज मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। इसी तरह 2015 में भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बजट खसारा GDP का 5.3% यानी कि 1.456 अरब रुपए दिखाया था, लेकिन दर हकीकत ये फर्क 6% यानी कि 1.634 अरब था। आपके पहले साल में भी एग्जैक्टली ये हुआ। क्या गारंटी है कि डाउनवर्ड रिवीजन एक बार फिर नहीं होगी? देखें, ये जो हम 3rd क्वार्टर में फिगर्स देते हैं ये प्रोविजनल होती हैं, क्योंकि अभी लास्ट क्वार्टर का डेटा जो है वो नहीं आया होता। और नून लीग के आखिरी टाइम पे भी पहले ज़्यादा फिगर दी गई और जब हमारी हुकूमत आई और फाइनल रिकन्सिलिएशन हुई तो वो थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन इस मरतबा मुझे लग रहा है कि हक़ाइक़ थोड़े मुख्तलिफ हैं और उसकी वजह ये है कि पहला साल में तो आपकी एक ओवर हीटेड इकॉनमी से आप स्टेबलाइजिंग इकॉनमी में जा रहे थे, अब आप स्टेबलाइजिंग इकॉनमी से ग्रोथ में जा रहे हैं। और बहुत सारे एनालिस्ट्स का ये ख्याल है कि शायद ये 3.94 से ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जो 3rd क्वार्टर का डेटा आएगा 4th क्वार्टर का LSM का, तो वो
पहले जिस डेटा है उससे ज़्यादा तेज़ है, यानी एक्सेलरेट कर रहा है। तो कई लोगों का तो ये ख्याल है कि ये जब फाइनल रिकंसाइल होएगा तो शायद 4% से भी बढ़ जाएंगे। ये कौन से इकोनॉमिस्ट हैं? क्योंकि हफीज़ पाशा साहब, डॉक्टर सजाद अमीन, डॉक्टर नवीद, डॉक्टर ताहिर, इन सब का कहना है ये बड़ा अनरियलिस्टिक नंबर है। अगर ये आपका तकरीबन 2 से 3.5% भी होता तो एक्सेप्टेबल होता। Who are these experts you're talking about? नहीं, आज भी बिजनेस रिकॉर्डर के अंदर एक आर्टिकल आया जिसमें इसका जिक्र है। इससे पहले प्राइवेट जो इक्विटी या रिसर्च फर्म्स है उसमें से भी 1-2 ने ये जिक्र किया है। और जो ओवरऑल जो आपके एनालिस्ट और कमेंटेटर्स हैं वो तो अब कमेंट कर रहे हैं कि जो एलएसएम का डेटा है जिसकी बेस पे ये प्रोजेक्शन ली गई है 3.94 की, जब फाइनल नंबर्स आएंगे तो वो काफ़ी चांसेस हैं कि वो इससे ज़्यादा हो, क्योंकि इस क्वार्टर में वो बढ़ रहा है। तो इट इज़ वेरी लाइकली पॉसिबल कि एक एक्सेलरेटिंग एलएसएम का ट्रेंड है। 10% आपकी जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट करता है। तो आप कह रहे हैं कि ये हो तो सकता है कि इसको रिवाइज कर दिया जाए, मगर इसके इम्कानात आपको कम लग रहे हैं। वो कि लो बेस इफेक्ट निकाल भी लिया जाए फिर भी 2.5% लग रहा है चंद टॉप इकोनॉमिस्ट को। सर, बट दैट बीइंग सेड, आपने पर कैपिटा इनकम के ऊपर इतनी क्या कहेंगे इसको, आई मीन फॉल्स रिपोर्टिंग, फॉल्स लोगों को क्यों होप दिलवाई है? आपने पॉपुलेशन कम दिखाकर पर कैपिटा इनकम बढ़ा के दिखाई है। ऑफिशियली जो नोटिफाइड है 207.68 मिलियन की आबादी 2017 के सेंसस में थी, व्हिच द गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड। मगर आप लोगों ने जो है 21 करोड़ 10 लाख का नंबर लिया है, ना कि 22 करोड़ 80 लाख का, जो कि एवरी ईयर आपको पता है 2.4% बढ़ जाती है हमारी आबादी। तो क्यों मिसलीड कर रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये 2.5% वाला जो इकोनॉमिक ग्रोथ का नंबर है ये तो अब अप्लाई ही नहीं करता। उसकी वजह ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 1-2 महीने पहले खुद 3% पे अपवर्ड्स रिवाइज कर चुकी थी अपने नंबर्स, और उसके ऊपर अब मज़ीद जो लेटेस्ट नंबर्स आए हैं वो उस पर हम बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो पर कैपिटा जीडीपी के नंबर्स आ रहे हैं इनका ताल्लुक जो है वो आपके एक्सचेंज रेट के साथ भी है। अगर मैं आज 30 से 40% अपनी करेंसी को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यू कर दूँ रुपी को, जैसे नून लीग ने अपने आखिरी साल में किया हुआ था, तो हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा है वो तो इससे कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। वो तो हो सकता है $50 पर कैपिटा बढ़ जाए, लेकिन वो एक मार्केट एक्सचेंज रेट पे नहीं होगा। इसीलिए परचेजिंग पावर पैरिटी के ऊपर सारी दुनिया जो है वो। सर, मगर आप ये मान रहे हैं कि आप लोगों ने बेस ही गलत लिए 21 करोड़ 10 लाख की, आप ये मान रहे हैं सर कि आपने बेस, ये तो आपके फिगर्स बता रहे हैं कि आपने बेस गलत लिए ना, 21 करोड़ 10 लाख की जो 22 करोड़ 80 लाख की लेनी चाहिए थी। ये मुझे ये 21 करोड़, ये जो आप 21 करोड़ 10 लाख या 22 करोड़ करेंगे, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, मेरे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। मैं तो आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो पहले बहस चल रही थी पर कैपिटा की, वो एक्सचेंज रेट अनोमली के हवाले से थी कि एक्सचेंज रेट मूवमेंट की बुनियाद के ऊपर जो नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा है वो ऊपर नीचे चला जाता है, तो उसको बुनियाद बना के इतराज़ किया जा रहा था, लेकिन वो तो कोई ऐसा मीनिंगफुल इतराज़ नहीं था। समझ करेंसी डी वैल्यू का भी जब आप बात करते हैं तो ये आपकी $30,000 जो है वो तो फॉरेन डेट का, उसमें तो $70 अरब फॉरेन डेट है ना, बाकी तो आपका सारा लोकल डेट है। यानी कि लोकल डेट पे तो फर्क नहीं आता, 25 से 30% जो है वो फॉरेन डेट इसका हिस्सा बनता है सिर्फ। लेकिन जो आपकी फॉरेन डेट होती है और उसकी जो डेट सर्विसिंग होती है वो एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होता है आपकी ओवरऑल डेट सर्विसिंग में। मिसाल के तौर पे 2013 में 3 से 4 अरब डॉलर हम प्रिंसिपल रीपेमेंट और डेट सर्विसिंग करते थे, और अब वो 10 से 12 अरब डॉलर की फ़िगर हो चुकी है। अगर आप उसको लगा लें 10 से 12 अरब डॉलर का, तो आप खुद हिसाब लगा लें कि ये कोई 1500-2000 अरब के करीब बात चली जाती है सालाना, विच इज़ नॉट अ स्मॉल सम। नो, बट टेक्निकली स्पीकिंग ये मिफ्ता इस्माइल और PMLN ने भी आप लोगों को चैलेंज किया कि डेट रीपेमेंट आप लोगों ने कोई नहीं की। ये वही बात है कि अगर फॉर इंस्टेंस आप एक बैंक का क्रेडिट कार्ड, 2 बैंक के क्रेडिट कार्ड्स हैं, एक का क्रेडिट कार्ड लेके दूसरे को पे ऑफ कर दें, एंड ऑफ द डे तो आई मीन यू हैवंट पेड ऑफ एनी डेट, वरना नंबर तो हमें कम दिखाई देते। जो आपकी इस साल डेट एक्यूमुलेशन है, एक्सटर्नल डेट एक्यूमुलेशन, वो 6 साल की स्लोएस्ट सतह पे है, और उसकी यही वजह है कि रिकॉर्ड डेट रीपेमेंट्स भी हो रही हैं, और आपके ना सिर्फ के रिकॉर्ड डेट रीपेमेंट हो रही है, आपकी रिजर्व्स भी बढ़ रहे हैं। 2 ही चीज़ें होती हैं ना, जब आपने डेट रीपे करना होता है, या आप अपने रिजर्व्स में से निकाल के देते हैं या आप फर्दर डेट एक्यूमुलेट करके देते हैं। तो नून लीग के आखिरी साल में, आखिरी 17 महीने में 40% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी गिरे और आपकी डेट भी $11 अरब बढ़ गई।
तो अब ऐसे नहीं हो रहा, अब आपकी डेट, एक्सटर्नल डेट एक्यूमुलेशन भी स्लो हो गई है और आपके रिजर्व्स भी दूसरी साइड पे बढ़ रहे हैं, तो एक डबल इफेक्ट आपको तो बेसिकली आप रिजर्व्स बढ़ाने की बात कर रहे हैं सर, मगर डेट भी तो ठीक है, रिजर्व्स बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं, मगर डेट भी तो सबसे ज्यादा हिस्टोरिकली आप ही की हुकूमत ने लिया है ना सर। मेरे पास इधर जो नंबर्स भी मौजूद हैं, 29,800 PMLN के टाइम पे, 45,000 PTI के टाइम, यानी मैं डेट प्लस लायबिलिटी की बात कर रही हूँ अभी सर। सो 70 सालों का डेट आपने उसका 50% अपने 3 सालों में ले लिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये जो आपने डेट की फिगर दी, इसमें 30 से 40% तो वो हिस्सा है डेट का जो हमने लिया नहीं है। जब हम एक्सचेंज रेट को मार्केट एक्सचेंज रेट पे लेके आए हैं तो वो किताबों के अंदर अपनी हकीकी उसमें गया है, क्योंकि जब आप अपने एक्सचेंज रेट को ओवर वैल्यू कर देते हैं तो आपकी जो डेट है वो अकाउंटेंसी के अंदर वो भी मास्क हो जाती है, क्योंकि वो रुपयों के अंदर आपने की होती है और डॉलर आपने आर्टिफिशियली जो है उसको ऊपर रखा होता है, तो वो तो उसके अंदर आ गई। फिर इसके अलावा जो हम इंटरेस्ट पे बैक कर रहे हैं, रिकॉर्ड इंटरेस्ट हमें देना पड़ रहा है उन कर्जों के ऊपर जो हमने नहीं लिए, बाकी को 20-30% उसके अंदर आता है। और 1200 अरब का हमने एक बफर क्रिएट किया। ये वो बफर है क्योंकि अब हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कोई मजीद बोरोइंग नहीं कर रहे, जीरो बोरोइंग हम कर रहे हैं 2019 के बाद से, जुलाई 2019 के बाद से। नून लीग ने तो 7,000 अरब सिर्फ स्टेट बैंक से छाप के बोरो कर लिए थे, तो वो भी हमने खत्म कर दिया है। नून लीग के 5 सालों में भी 10,000 अरब का इजाफा PMLN ने किया था, जो तहरीक इंसाफ ने उससे ज्यादा इजाफा 30 महीनों में कर लिया है। बट चलें, आई मीन बिफोर वी गेट इनटू दिस, 2 फाइनल सवाल हैं सर। एक और बताइएगा कि नहीं, एक मिनट मेहर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट, लेट मी हैव द लास्ट कमेंट ऑन दिस। ये जो उन्होंने 10,000 अरब का किया था वो एक्चुअली 10,000 अरब का नहीं था, क्योंकि उसके अंदर ओवर वैल्यूड करेंसी ने 30 से 40% डेट को मास्क किया हुआ था। और दूसरी बात यह कि जो उन्होंने 10 अरब डॉलर 11 अरब डॉलर शॉर्ट टर्म महंगे कर्जे लिए, कर्जे लेते वक्त तो वो तस्वीरें खिंचा के चले गए, अब वो वापस पे सारे के सारे तकरीबन हमारे दौरे हुकूमत में करने पड़ रहे हैं और उन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है, और उसमें से एक हिस्सा हमें फ्रेश बोरोइंग करके करना पड़ता है। पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में गंदम, आटे और चीनी के बहरान मामूली बात नहीं। ज़राई मुल्क होने के नाते 43% आबादी का रोजगार इसी ज़रात से वाबस्ता है। मुल्क की GDP में ज़रात का हिस्सा 19% है। ज़रात से मुंसलिक मसनूआत का हुजम मुल्क की आमदनी में 80% है और ज़र मुबादला में ज़रात का हिस्सा 45% है। 42 खरब रुपए के मजमूई GDP में ज़रात का हिस्सा 9.4 खरब रुपए है। लाइफ स्टॉक 5.4 खरब और फसलें 3.6 खरब, और इनमें से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स यानी कि अहम फसलों का हिस्सा 2.2 खरब रुपए बनता है। क्या वजह है नाजरीन के साल 2010 में ज़रात की ग्रोथ 3.5 से तजावुज़ कर रही होती है और अगले 6 सालों में यानी कि 2016 में ये गिरते गिरते 0 पर आ पहुंचती है। 2018 में ये 4% तक पहुंच जाती है और 2020 में ये 2.5% से ऊपर आ जाती है। ग्रोथ की अचानक ऊंच नीच इस बात का सबूत है कि हमारी कोई पॉलिसी है, ना ही कोई हिकमत अमली, कोई एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। ज़राअत के शोबे में तरक्की में रुकावट, स्मॉल फार्मर्स या छोटे काश्तकार के मसाइल किसी की तरजीह अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में रही ही नहीं। मुल्क के काबिल काश्त रकबे में से 48% पर छोटे फार्मर्स काश्तकारी करते हैं। बड़ी फसलों की काश्त, दूध और गोश्त की पैदावार में उनका हिस्सा नुमाया है, लेकिन छोटा किसान फिर भी सबसे ज्यादा पिसता है। पैदावार की असल कमाई मिडलमैन यानी कि आड़ती ले जाता है। छोटा किसान, इसके पास अच्छा बीज, अच्छी खाद, आला क्वालिटी की अद्वियात खरीदने की सख्त नहीं होती। इसे बीज, खाद और काश्त की लागत भी उसी आड़ती से ही इस शर्त पे उठाना पड़ जाती है कि वो अपनी फसल सिर्फ उसी को बेचेगा और आड़ती मार्केट से कम नरखों पर इसकी फसल खरीदकर मुनाफे के साथ आगे बेच देता है। यूं छोटे फार्मर्स को उनकी मेहनत का पूरा सिला मिलता ही नहीं। ये भी देखने में आया है कि काबिल काश्त 48% रकबे पर छोटा किसान इतनी पैदावार नहीं कर सकता, यील्ड पर एकड़ जिसे कहते हैं, जितना कि बड़ा किसान कर लेता है। और वजह इसकी एक बार फिर वही कि माली बदहाली। बड़ा किसान आला क्वालिटी की खाद और अद्वियात इस्तेमाल कर सकता है। इसे फसलों की वायरस या हशातुल अर्ज, पेस्टिसाइड्स, इसे बचाने की आगाही भी होती है, मगर छोटे किसान को ये मालूमात भी नहीं होती। फॉर द फर्स्ट टाइम छोटे किसान की, आम आदमी की आप सुनिए।
उतों शाबियों जाके बारदाना लियाओ, एक मशीन लियाओ, नाले 5 किलो खाद कड्ढी आओ, सही तोड़े सियाई हो पा के बदली हो बजट की उदों किसान यूरिया फैक्टर को ताकि इस्तेमाल कर ले। आज बिल्कुल मुतमिन है, सानू बड़ा फायदा होया, सानू वक्त ते मिला है, वक्त ते असीं खर्चा कीता गंदम ते, साडी गंदम अच्छी खड़ी किस्तां च, सानू आड़तियां तो बचाओ, बस साडा वड्डा सवाल यही है। नाजरीन, हुकूमत आइंदा बजट में 110 अरब रुपए का ज़रूरी इस्लाहाती पैकेज लाने का अनाउंस कर चुकी है और इस पैकेज के जरिए अगले 3 सालों में किसानों को मिलने वाले कर्ज में 80% इजाफा होगा। हुकूमत पहले साल के लिए तकरीबन 25 से 30 अरब रुपए मुख्तस करने का कह रही है। लाइफ स्टॉक की बेहतर अफजाइश, उनका ख्याल रखना, 3 बरस में 40 अरब रुपए खादों की फी बैग पर 1000 रुपए का 40 अरब का इमदादी पैकेज और गंदम, चावल और मकई के लिए इमदादी पैकेज शामिल है इस पैकेज में। ऑफ कोर्स सवाल अब ये उठता है कि सही एडवाइजरी, एनिमल मैनेजमेंट, क्या ये हल है या 40 अरब का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इस तरह का मज़ीद मटीरियल फराहम करना। इसके साथ साथ ये भी जहन में रखिए कि गुज़िश्ता रोज़ ये यकीन दहानी कराई शौकत तरीन साहब वफाकी वज़ीर ख़जाना ने कि हुकूमत ने कामयाब किसान प्रोग्राम लाने का फ़ैसला भी कर लिया है। छोटे किसानों को 20 लाख रुपए तक कर्ज देने का फ़ैसला भी कर लिया है। माइक्रो फाइनेंस NGOs और माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को एक्टिवेट करने का फ़ैसला कर लिया है। आरती का रोल जो है उसको कैसे ख़त्म करेंगे? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस दैट स्टिल रिमेन अनआंसर्ड। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ सैयद फ़खर इमाम साहब मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के। हमारा साथ दे रहे हैं इंशान अली कांजी साहब, माहिर ज़राअत हैं, पॉलिसी एडवाइज़र हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हम देखें कि एक इरेटिक और अनप्लान्ड ग्रोथ हमें ज़राई सेक्टर के अंदर नज़र आती है। ये साल ब साल मौसम के बदलाव के साथ तो ऊपर नीचे जाती है, पर से किसी हुकूमत का कोई फोकस स्ट्रैटेजी नहीं होती जो एम्प्लॉय की होती है, या रिसर्च जिसके तहत हम कहें कि ग्रोथ बढ़ी है और प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। इसी तरह हम देखते हैं कि आपके बीबी, मैं आपसे टोटली अग्री करता हूं जी। अच्छा, तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग हमारे मिनिस्ट्री में बहुत हो रही है और ये जो आपने बात की रिसर्च जो है वो फाउंडेशन है ज़राअत की भी और तमाम शोबों की दुनिया में, क्योंकि जिन ममालिक में फंडामेंटल बेसिक रिसर्च होती है वही दुनिया पे छा गए हैं। पहले नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और जापान छा गए थे, अब उसमें चाइना भी शामिल हो गया है। कुछ हद तक हमारा नेबर इंडिया ने भी किया है। हमारी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी कम है, तो प्राइमरीली हम देखते हैं ना, इट्स कैप्चर्ड बाय द सीड जो समझ आती है हमें। तो यानी कि ये सीड रिसर्च भी हमारे मुल्क में खत्म हो गई है। कॉटन रिसर्च की भी रिवाइवल की कोई बात नहीं कर रहा इवन योर गवर्नमेंट। व्हाई इज दैट देन? बीबी, मैं तो टोटली कॉटन रिवाइवल का आदमी हूँ। मैं साउथ पंजाब से आया हूँ। पिछले साल आते ही मैंने 3 दफ़ा समरी मूव की थी ECC में, 2 दफ़ा कैबिनेट में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस 4250 पर 40 kg मैंने पुट्टी के लिए किया और ये बड़े सालों के बाद हुआ कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस की समरी भी मूव हुई। वो और बात है कि हम कम लोग थे जो कि इसको सपोर्ट करने थे, हमारे कॉलीग्स, क्योंकि कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है कैबिनेट, उसमें जो मेजॉरिटी थी उन्होंने कहा नहीं, वो हम उसमें कामयाब नहीं हुए। ये और बात है कि पर हमारी जो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है वो ये है कि हमने जो रिवाइवल कॉटन का, और इसलिए इस मरतबा भी कॉटन के सीड के लिए जो 2 चीज़ें हमने की, आपने बहुत अच्छा पिन पॉइंट किया सीड सेक्टर को। जब मैंने देखा पिछले साल कि हम गंदम में शॉर्ट हुए हैं और हमें इतनी ज़्यादा इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो अगस्त में ही मैंने फेडरल सीड सर्टिफिकेशन को कहा कि 1.1 मिलियन टन हमारी टोटल व्हीट रिक्वायरमेंट है। उसमें से 5,13,000 टन सर्टिफाइड सीड आइडेंटिफाई किया, जिसमें और सीड की 3 कैटेगरीज होती हैं, प्री बेसिक, बेसिक और सर्टिफाइड। सर्टिफाइड सीड तकरीबन हमारे पास हमने निशानदेही कर ली। हमारे पास वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर 95% सीड उनके पास था। हमने ये कहा कि हमने इसको जब सीड जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसकी ट्रेस और ट्रैकबिलिटी होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि यहाँ जो सीड सर्टिफाइड जा रहा है वो किस फार्म पर जा रहा है। उसमें हम पूरी तरह नहीं कामयाब हुए, पर तकरीबन 20% पंजाब गवर्नमेंट ने ट्रैक और ट्रेस सीड का किया। पर यह आगाज़ था, क्योंकि कभी पाकिस्तान की तारीख में इस तरफ नहीं आए। और आपने सही बात की, सीड टेक्नोलॉजी ही तमाम तर दुनिया में जिन ममालिक ने सीड टेक्नोलॉजी पे
तो सर ये सारा कुछ आप चाहते हैं, आप वफाकी मनसब पे बड़ा जमान है, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब एक ऐसे पीएम स्पेशल एडवाइजर ले आए हैं, उसका मैंने गुजारिश की कि हमने कुछ हद तक आप कह रहे हैं अचीव भी किया है, बट सर हमने उसमें ये स्टार्ट तो हो गया है जी। हाँ, हमने स्टार्ट किया पिछली दफा कि हमने ये सीड की सर्टिफिकेशन करके और काश्तकार तक पहुंचाया है, और उसके नतीजे में 2 मिलियन टन का इजाफा हुआ है। जो सरकारी फिगर अभी तक आता रहा है वो 26.04 मिलियन टन है। 3 रोज पहले मैंने जब पंजाब से इनफॉर्मली बात की, उन्होंने कहा जी हमारी 19.6 मिलियन टन का फिगर था, पर हमारी जो अब होगी फिगर आएगा वो 20.9 मिलियन टन होगा। सिंध का 4 मिलियन टन है, केपी का 1.3 मिलियन टन है, बलूचिस्तान, तो ये फिगर एड अप कर जाता है 27.25 मिलियन टन। पिछले साल से 2 मिलियन टन में इजाफा हुआ है, और उसमें ये पॉलिसी मेकिंग का और खास तौर ये अब सर गिव मी अ चांस फॉर अ सेकंड फखर इमाम साहब, एंड इसमें काफी ताल्लुक है। स्टे विद अस। अब फखर इमाम साहब कह रहे हैं एंड ही अंडरस्टैंड्स ये एग्रीकल्चर, खुद ज़मीनें रखते हैं, उनको बेहतरीन समझ है इस बात की। गो कि आई डोंट अंडरस्टैंड कि इमरान खान साहब पहले एग्रीकल्चर पॉलिसी JKT के अंदर तरीन साहब के अंडर लाते हैं, फिर एक और उसको एक दफ़ा फिर रीमॉडल करके एक और नाम के थ्रू ले आया जाता है, एंड देन ऐसे PM चीमा साहब भी हैं, उनका क्या किरदार है रिवाइव करने का एग्रीकल्चर। मगर इन सबसे कतई नज़र कांजी साहब मुझे ये फरमा दीजिए, छोटा किसान उस तक ये सारे पैकेजेस, ये बड़ी बड़ी रकूम, ये बड़ी बड़ी ये सीड टेक्नोलॉजी, बड़ी बड़ी रिसर्च आगाही उस तक पहुंचती है? बहुत कम या पहुंचती नहीं है, क्योंकि ये हमारी वैल्यू चेन एक तो इनफॉर्मल है और ये बिल्कुल ही डिसफंक्शनल है, डोमिनेटेड है बाय द मिडलमैन एंड ट्रेडर्स। लेकिन आरती उन्होंने ये स्पेस इसलिए कैप्चर की है क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट और फाइनेंशियल सेक्टर एक्टिव नहीं है। और बिल्कुल सही शौकत तरीन साहब ने भी कहा उस दिन कि फाइनेंसिंग लाने की जरूरत है, लेकिन फाइनेंसिंग किस तरह, माइक्रो फाइनेंसिंग का जिक्र किया, इज दैट द सॉल्यूशन? लेकिन हो सकता है सोल्यूशन, लेकिन वो रेट पे आ जाएगा, वो ज्यादा 40% तक आएगा, लेकिन उसको आप किस तरह से ले जाएंगे एक अफोर्डेबल वे में, जो फार्मर को आपने बैंकेबल बनाना है। ये छोटा फार्मर जो आपने कहा जिसके पास 48% फार्म लैंड है, इसको आपने टारगेट करना है, क्योंकि इसकी पैदावार जो है, यील्ड जो है औसत उसकी कम है प्रोग्रेसिव फार्मर से, उसको टारगेट करना है कि उसकी यील्ड बढ़ाएं आप। अब उसकी यील्ड पर एकड़ आप इसकी प्रोडक्शन पर एकड़, मगर उसके पास वो इक्विपमेंट, वो नो हाउ, वो अवेयरनेस, ना इनपुट्स सही हैं उसके पास, जो आपके वीडियो में आपने दिखाया। बिल्कुल, एक कर्जे का मसला है और दूसरा मसला है उसके पास क्वालिटी इनपुट्स नहीं है। तो ये जो यूरिया का बैग हुआ है, दीगर इनपुट्स हुई, ये जो पहुंचाते हैं इन तक, ये क्या होता है? कोई और खा जाता है, इनको रिप्लेस कर जाते हैं? इनकी वीडियोस तो होश शबाएं, ये कहते हैं हमें तो थैलों के अंदर भी आधे, कभी कभार पत्थर मिलते हैं ट्रकों के अंदर आधे, ये क्या है? बिल्कुल, इसमें भी है, पेस्टिसाइड में भी कंप्लेंट्स हैं। इसीलिए जो पहली चीज करनी चाहिए गवर्नमेंट को, वो इनको बैंकेबल बनाना है, इनका बिजनेस मॉडल बनाना है, इनको बैंकेबल बनाना है कि बैंक्स इनको फाइनेंसिंग करें। आज बैंक्स इनको फाइनेंसिंग ही नहीं करते, मतलब वहां तक नहीं करते जहां करना चाहिए उनको। उसके लिए आपके पास सोल्यूशन भी है कि आप बायबैक एग्रीमेंट्स कराएं। ये पास्को, PFD, सिंध गवर्नमेंट जो गंदम खरीदते हैं, ये तकरीबन 6 से 7 लाख फार्मर तक से खरीदते हैं। अगर आप इनको टारगेट दें 10 लाख फार्मर से खरीदें अगले साल, तो ये अगर छोटे फार्मर से खरीदेंगे तो वो ऑटोमेटिकली बैंकेबल बन जाएंगे, बैंक उनको फाइनेंसिंग देगा। आप इसको डिजिटाइज करें साथ साथ जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, और आप फार्मर्स को डायरेक्टली लिंक करें कि वो कंपनियों से इनपुट्स खरीद सके, मार्केट्स तक। बिल्कुल, उसको जब बेचना हो तो वो गवर्नमेंट हैज टू कम इनटू प्रोक्योरमेंट। जैसे फखर इमाम साहब ने भी कहा, कॉटन में भी, और मैं कहता हूं पैडी में भी, सिर्फ मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं बल्कि खरीदना चाहिए प्रोक्योरमेंट। कॉटन की तो है ही नहीं सपोर्ट प्राइस, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और आप इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। और दुनिया भर में ये होता है, ये कुछ इंटरनेशनल डोनर्स आके हमारी गवर्नमेंट्स को कहते हैं कि ये आप मार्केट को छोड़ दें, फ्री मार्केट, प्राइवेट सेक्टर, बट ये दुनिया भर में OECD कंट्रीज भी मार्केट प्राइस सपोर्ट देती हैं और खरीदते हैं। इंडेक्स इंश्योरेंस भी होती है ना, कि मौसम खराब हुआ तो बेड़ा गर्क ना हो जाए छोटे किसान का। मेहर, हमने ये क्रॉप लोन इंश्योरेंस हमारे पास है, लेकिन ये नेचुरल डिजास्टर के लिए, ये इरेटिक वेदर कंडीशंस के लिए नहीं है, तो हमें ये सब्सिडी मूव करनी टुवर्ड्स वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस। कल शौकत तरीन साहब बात कर रहे थे फखर इमाम साहब के हमारे पास इंश्योरेंस है, कोई फोर्स मेजोर हो जाए एंड एवरीथिंग, दैट बीइंग सेड वो तो शायद होगा सर, बट वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस नहीं है जो पूरी दुनिया में है काश्तकार के पास, वो आपकी हुकूमत देगी। दूसरा सर, अपस्ट्रीम में फार्मर को आप कब लेकर आएंगे कि ये आरती का जो रोल है इस चक्कर से वो निकले, या इसके पास ये ऑप्शन जरूर हो कि अगर वो कोई और बिजनेस मॉडल अवेल करना चाहता है? मेरे ख्याल में फ्यूचर इसी में है कि हम जब तक छोटे काश्तकार को एम्पावर नहीं करते, जो भी बात ये निशान साहब भी कर रहे हैं,
और इसमें जहाँ तक भी हो, जो भी माइक्रो फाइनेंस आता हो या जो भी इसमें ZTBL या जो ऐसा बैंक स्पेशलाइज्ड हो, वो आने की मेरे ख्याल में इस तरफ फ्यूचरिस्टिक करे प्लान, क्योंकि बहुत से चीज़ें हो चुकी हैं पिछले अदवार में जहाँ के सही मानों में इस चीज़ को मेरे ख्याल में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। और ये जो दो बातें हैं, बैंकिंग सिस्टम और इंश्योरेंस, देखिए ना जी, क्रॉप इंश्योरेंस, एनिमल इंश्योरेंस, ये चीज़ें दुनिया भर में पाई जाती है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। पिछले साल हमारा जो कॉटन क्रॉप था सिंध का, 100 साल के बाद इतनी बारिश नहीं हुई साउथ सिंध में जो पिछले साल हुई। उसका नताइज ये हुआ कि वहाँ 3 दिन पानी खड़ा रहा। 4.5 मिलियन बेल होनी थी सिंध की, वो ड्रॉप करके 2.1 मिलियन बेल हो गई। अब वो जो काश्तकार को टोटल नुकसान हुआ, दे लॉस्ट 100%। इंश्योरेंस ने उसको पता नहीं दी, मेरा नहीं ख्याल उनको उस किस्म की कवरेज मिली। ठीक है, ये जो इश्यूज है हमें ठीक है, मगर सर 2-3 सवाल देखिए, 2-3 सवाल जो आप लोग बात करते हैं, एंड एवरीबडी इंक्लूडेड इन दिस, ये ज़रात को तब्दील करने के हवाले से मुझे बताइए कि बैंकर फार्मर किस तरह बैंकेबल होगा जब उसके पास कुछ गिरवी रखवाने को नहीं है, कोलैटरल नहीं है। फिर आप कहते हैं स्टोरेज, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज सब कुछ बना के देंगे, वो तो अपना सामान जो है पहले ही किसी को दे आता है ना, प्री सेल कर देता है, वो किस तरह निकलेगा इस विशेष साइकिल से? बिल्कुल, उसका आरती के पास जब वो उधार पे इनपुट्स लेता है तो आरती के पास वो जो आप सवाल पूछ रहे फखर इमाम साहब से, बेशक सोइंग टाइम पे ही वो उसको दे देता है। तो स्टोरेज से शुरू नहीं करना है। जैसे फखर इमाम साहब भी कह रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम हमारे पास है, हमारे पास बैंक्स में लिक्विडिटी भी है लेंडिंग करने की। वो 45% एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशियो है, वो बहुत लेंडिंग कर सकते हैं अभी भी। हमारे पास डिजिटाइजेशन का प्लान बना हुआ है स्टेट बैंक के पास, पास्को और PFD एंड ये इस जो वीट प्रोक्योरमेंट है इसको पूरा डिजिटाइज कर सकते हैं आप, रादर देन प्रोक्योरमेंट सेंटर पे कुरानदाजी हो जिसमें आपको पता है फिर एक सब्जेक्टिव और इट डजंट रिमेन ट्रांसपेरेंट। सो उसका डिजिटाइजेशन का प्लान भी बना हुआ है। ये इमीडिएटली रेडी टू गो सॉल्यूशंस हैं जिससे आप फार्मर्स को बैंकेबल बनाएं, इनको ये नकद पे इनपुट्स खरीदें ताकि फिर ये क्रॉप अपनी मर्जी से जिसको बेचना चाहें कर सकें। एग्जैक्टली, जो उनका मर्जी है वेयर हाउस में रखें, जिसको बेचना है बेचें, मंडी तक जाएं, एम्पावर्ड हों, कर्जों के अंदर ना दबे हों, फिर वो स्टोरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फखर इमाम साहब, हमारा फूड आप ऐड कर लीजिएगा सर, हमारा फूड इंपोर्ट बिल जो है वो 53.93% उसके अंदर इंक्रीज आया है पिछले 10 माह के अंदर। यानी कि द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन इंपोर्ट्स राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली, हमारी फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर करने के लिए, एंड दिस इज लार्जली टू डू विद गंदम एंड चीनी बिकॉज ऑफ हम मिसमैनेजमेंट। नहीं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये पिछले साल तो हमें काफ़ी था, पर हमने जैसे मैंने कहा इस साल 2 मिलियन टन हमने प्रोडक्शन में इजाफा किया, बट स्टिल वी आर नॉट इनफ। अभी भी हमें फौरी तौर पर, और ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने किया है कि 3 मिलियन टन की तो पहले ही हम ले चुके हैं। हमने एक 16 मंथ प्लान, आप ये जो लॉन्ग टर्म करती है ना बात, पिछले अक्टूबर में जब मेरे नए सेक्रेटरी आए थे मैंने उनको कहा कि तमाम 4 चीफ सेक्रेटरीज को लिखो कि अगले 3 क्रॉप्स की फौरी तौर वो प्लानिंग करें। पहले इस तरह नहीं होता था। ये जो एक क्रॉप गुजर गया और ये जो अब आ रहा है खरीफ क्रॉप और अगला रबी, पर आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे 5 या 10 या प्लान बनाने हमें चाहिए। मेरे ख्याल में हम अब बनाना शुरू कर रहे हैं, और मिसाल के तौर पर अब हमें उस तरफ भी जाना चाहिए जहाँ पे हम अभी बहुत कम करते हैं। चीमा साहब की क्या, उनका क्या रोल है, उनके पास क्या इख्तियारात है, क्या कैपेसिटी है एग्रीकल्चरल रिवाइवल के लिए, प्राइस कंट्रोल एज वेल। 2-4 कॉल्स आएंगी उन्हें, ही विल सकम अंडर प्रेशर। सो हु इज गोइंग टू लीड दिस पैकेज रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर? ये तो हमारी पूरी मुल्क की मुईशत, हमारी तरक्की से वाबस्ता है। we will lead it from this ministry, मैम, आप फिक्र ना करें, क्योंकि हम इस चीज़ को वी नो द ग्लोबल पिक्चर, हमें रीजनल पिक्चर का भी पता है, हमें पता है कि हाउ प्राइसेस गो अप एंड डाउन, और हम टारगेट करेंगे। ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है किसान कार्ड का, ये जो आप बात कर रही है ना किसान को एम्पावरमेंट करना, वो इसका एक वन ऑफ द स्टेप्स टुवर्ड दैट। अभी तो वो उसका आगाज़ ही हुआ है ना 2 अजला में पंजाब में, पर इसको इम्प्लीमेंट करने में बाकी सूबों को भी आगे आना पड़ेगा, और उन्होंने अब ये प्रोसेस में शुरू कर दिया, पर इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। पर हमें ये जो करना है कि जो ये भी बात हो रही थी कि आड़ती के ऊपर टोटल डिपेंडेंस है, उसको आहिस्ता आहिस्ता हम ख़त्म करेंगे। यू कांट इमीडिएटली इरेडिकेट ऑल ऑफ दैट। ठीक है, इंशाल्लाह आप देखेंगे
कि इस वक्त जो हमने मेरा वक्त खत्म हो गया, गंदम के हवाले से आपका क्या प्लान है? रिकॉर्ड प्रोडक्शन वीट में किया है, मेज में भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। जी मैं समझ गई रिकॉर्ड प्रोडक्शंस हैं सर, बट 2% अप 2% डाउन, द प्रॉब्लम इज ए कंसिस्टेंट पॉलिसी नहीं। बट सर मेरा वक्त खत्म हो रहा है। राइस में भी हुई है, वीट में भी हुई है, अभी भी ये छोटी बात नहीं है। गो अहेड। सर सिर्फ किसान कार्ड पे दी ओनली इशू जो आएगा वो पाकिस्तान में कोई 60,000 पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं, कोई 16,000 ATMs हैं, तो कार्ड यूज़ करने के लिए हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है नहीं। और कार्ड तो सिर्फ एक तरीका है पैसे निकालने का। सर जो इशू मेन आ रहा है वो है बैंकेबिलिटी ऑफ द फार्मर्स के बैंक्स उनको पैसे दें, क्रेडिट रिस्क लें, उस चीज़ को हमने और उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कम हो ताकि वो अफोर्डेबल रेट्स पे उनको फार्मर्स को मिले, ना कि 30-40% पे। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया कांजी साहब। फ़खर इमाम साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड। इट सीम्स के ऑफ कोर्स हुकूमत वक्त को समझ है इन पूरे इशूज़ की। फ़खर इमाम साहब कहते हैं कि मेरी ही मिनिस्ट्री इसको लीड करेगी। इस सारे प्रोग्राम को CPEC कामयाब जवान एहसास प्रोग्राम से कनेक्ट करना चाहिए कि एक तो आउटरीच बेहतर हो सके, फिर मैक्रो लेवल पे हुकूमती इदारे जो हैं उनको लीड करना होगा, एग्री मार्केट को डेवलप करने के लिए एक एंटरप्रेन्योरल अप्रोच लेनी होगी हुकूमत वक्त। इस हवाले से आपको आगाह रखेंगे। एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज बी स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। जाते जाते आपको बताते चले क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट आई है और पानी के हवाले से हमारे अभी क्या स्टेटस है इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान को आलमी औसत से कहीं ज्यादा गर्मी पड़ने का खतरा, पानी का बहरान, ज्यादा सैलाबों और अजनास की पैदावार में कमी का सामना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में दर्जा हरारत 5.30 डिग्री जबकि दुनिया में 3.7 डिग्री होगा। पाकिस्तान में औसत माहाना दर्जा हरारत 27 डिग्री है और जून में ये 36% होता है, जबकि ये 2090 तक 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ेगा। सिर्फ 2015 में गर्मी लगने की वजह से 65,000 लोग अस्पतालों में दाखिल हुए। गर्मी लगने की वजह से अमवात के हवाले से लाहौर और कराची को सबसे ज्यादा खतरा है। इसके अलावा मुल्क को गैर मुतवक्के बारिशों के नतीजे में सैलाबों का खतरा भी है। अगर मौसमियाती तब्दीलियाँ जारी रहीं तो 2035 से 2044 के दरमियान कम से कम 5 मिलियन अफराद सैलाब की वजह से मुतासिर होंगे। पाकिस्तान में पानी स्टोर करने के मैकेनिज्म की अदम मौजूदगी, ग्लेशियर्स के पिघलने के नतीजे में पाकिस्तान में पानी की कमी का सामना हो सकता है और जिसकी वजह से ज़ेरे ज़मीन पानी पर प्रेशर में इजाफा होगा। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में शुमाली इलाकों से पानी की आमद में 22% कमी, जबकि जखीरा करने की गुंजाइश महज 33 दिन की है। ग्लेशियर्स 33% तक पिघल चुका होगा। डैम्स में पानी की कमी के हवाले से पंजाब हुकूमत ने इरसा को खत में लिखा है कि तरबेला डैम और मंगला डैम डेड लेवल के करीब पहुंच चुके हैं। UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक पाकिस्तान सूख जाएगा, जबकि समंदर की सतह बुलंद होने की सूरत में 1 मिलियन पाकिस्तानी कोस्टल फ्लडिंग का शिकार होंगे। ज़रूरी मुल्क होने की वजह से अगर मौसमियाती तब्दीलियाँ इसी तरह जारी रहीं और दर्जा हरारत में 2 डिग्री तक इजाफा हो गया तो पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावार में 8 से 10% कमी हो जाएगी। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट 2015 इंकिशाफ करती है कि अगर इसी तरह मौसमियाती तब्दीलियाँ होती रहीं तो 2050 के बाद कम से कम 9.32 मिलियन अफराद सिर्फ खुराक की कमी की वजह से सालाना हलाक होंगे।